आज हम लोग इम्यून सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग कभी कभी कुछ गलत चीजें खा लेते हैं, कुछ इन्फेक्टेड चीजें खा लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चीज खा लेते हैं, फिर भी बीमार नहीं पड़ते हैं। आप गांव में देखे होंगे कि बच्चे बासी भात खा लेता है, बासी सब्जी खा लेता है, फिर भी बीमार नहीं पड़ता है। क्या कभी सोचे हैं कि आखिर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बच्चे बीमार क्यों नहीं पड़ रहे हैं? बच्चे को तो बीमार पड़ना चाहिए, लेकिन बीमार क्यों नहीं पड़ रहा है? तो इसके पीछे एक रीजन है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स या फिर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करने की क्षमता होता है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करने की क्षमता है, इस क्षमता को बोला जाता है इम्यूनिटी। इस क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। ओके, व्हाट इज इम्यूनिटी? कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट बॉडी के फाइट करने की कैपेसिटी को इम्यूनिटी बोला जाता है। ओके, अब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के प्रोटेक्शन के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है। हमारे बॉडी के अंदर सभी वर्क को करने के लिए अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम है। जैसे डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन को करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसी तरह इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम है, जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो इम्यून सिस्टम हमारा क्या हो गया? एन ऑर्गन सिस्टम विच प्रोवाइड इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम भी बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के बने होते हैं, जो कि हम लोग थोड़ा देर के बाद देखेंगे। ओके, आ जाइए इम्यूनोलॉजी, जहां पे हम लोग बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग इम्यून सिस्टम का स्टडी करते हैं, इम्यूनिटी का स्टडी करते हैं, उसको हम लोग इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। ओके, इम्यूनोलॉजी में दो टर्म है, इम्यूनो और लॉजी। इम्यूनो मीन्स हो गया इम्यून सिस्टम और लॉजी मीन्स स्टडी। ओके, तो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का फादर किनको बोला जाता है? तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर एक इंग्लिश फिजिशियन थे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन था स्मॉल पॉक्स का, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। ओके, वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को बनाने में एडवर्ड जेनर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, अहम भूमिका रहा है। तो इसलिए एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का फादर कहा जाता है। और एडवर्ड जेनर के बारे में डिटेल से हम लोग जब वैक्सीन पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल से देखेंगे। ओके, तो एडवर्ड जेनर कौन थे? इंग्लिश फिजिशियन थे, पायनियर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन। ओके, तो इसलिए इसको एडवर्ड जेनर को, ई जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, जो हमारी बॉडी है, इम्यून सिस्टम है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट फाइट करता है। तो यहाँ पे दो चीज होगा, एक हमारा बॉडी का सेल्स और दूसरा फॉरेन पार्टिकल्स। ओके, तो जो बॉडी का सेल्स होता है, बॉडी के सेल्स या फिर बॉडी में ऐसे सब्सटेंस जो फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। ओके, हमारे बॉडी में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है, उसको एंटीबॉडी बोला जाता है। और जो फॉरेन पार्टिकल्स होता है, दैट इज कॉल्ड एंटीजेन। ओके, ऐसा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक्चुअली प्रॉपर एंटीजेन का डेफिनेशन देखा जाए
तो प्रॉपरली एंटीजन क्या होता है, व्हाट इज एंटीजन? तो एंटीजन दैट मे बी आवर बॉडी सब्सटेंस और मे बी फॉरेन सब्सटेंस, ओके, बट एनी सब्सटेंस which stimulate to produce antibody that is called antigen। और एंटीजन का ही दूसरा नाम होता है एग्लूटिनोजेन, ओके, एंटीजन को ही हम लोग बोलते हैं एग्लूटिनोजेन, ओके। ये एंटीजन है, एंटीजन मीन्स कोई सब्सटेंस है, ओके। यदि ये सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है तो इस सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे एंटीजन। और एंटीजन का ही दूसरा नाम होता है एग्लूटिनोजेन, ओके। तो एग्लूटिनोजेन या फिर एंटीजन, ये फॉरेन पार्टिकल्स भी हो सकता है या फिर बॉडी का सब्सटेंस भी हो सकता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फॉरेन पार्टिकल्स को ही एंटीजन बोला जाता है। तो आप कहेंगे कि सर एंटीजन तो फॉरेन पार्टिकल्स होता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स भी हो सकता है और बॉडी का पार्टिकल्स भी हो सकता है। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। बताइए हमारे बॉडी के अंदर जो 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। आप पढ़े होंगे, आपको याद होगा कि यदि हमारे ब्लड प्लाज्मा में एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होता है, यदि ब्लड प्लाज्मा में एंटीजन बी होता है तो ब्लड ग्रुप बी होता है, ओके। अच्छा बताइए, ये जो एंटीजन है हमारी बॉडी का ही सब्सटेंस है ना, ये तो बाहर से आया नहीं है, ओके। तो एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स भी हो सकता है और बॉडी का सब्सटेंस भी हो सकता है। तो एंटीजन का डिफिनेशन में इस बात को ध्यान में रखना है कि जो एंटीबॉडी या फिर एग्लूटिनिन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करे, दैट इज कॉल्ड एंटीजन, ओके। और एंटीबॉडी किसको कहेंगे? एंटीबॉडी या फिर एग्लूटिनिन किसको कहेंगे? ऐसा सब्सटेंस विच रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू द एंटीजन, जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे एंटीबॉडी और एग्लूटिनिन, ओके। अब देखिए, जैसे ही हमारे बॉडी में एंटीजन अटैक किया, अभी मान लेते हैं कि फॉरेन पार्टिकल्स ही हमारे बॉडी में अटैक किया, तो फॉरेन पार्टिकल जैसे ही हमारे बॉडी में अटैक किया तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के बाद जो एंटीजन का एक्टिव साइट होता है, एंटीजन का एक्टिव साइट, इसको आके क्लोज कर देता है। और एंटीजन का जब एक्टिव साइट को ही क्लोज कर दिया, अब एंटीजन क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा, ओके, ये फंक्शनल रहेगा ही नहीं, तो फिर ये हमारे बॉडी में अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को बोला जाता है एग्लूटिनेशन, ओके। व्हाट इज एग्लूटिनेशन? रिएक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज नोन एज एग्लूटिनेशन, ओके। अब इसका स्टडी भी होता है एग्लूटिनेशन का, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का हम लोग स्टडी भी करते हैं, तो इसको बोला जाता है सेरोलॉजी। बायोलॉजी का जिस ब्रांच में एंटीजन एंटीबॉडी का स्टडी करेंगे उसको हम लोग कहेंगे सेरोलॉजी, ओके। सेरोलॉजी एक्चुअली आया है सेरम से। सेरम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सेरम? तो सेरम ब्लड का ही कंपोनेंट्स है, ब्लड का प्लाज्मा, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट्स होता है, ब्लड के लिक्विड पार्ट से यदि क्लोटिंग फैक्टर्स को हटा दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड सेरम, ओके। तो हम लोग जनरली किसी भी चीज को डायग्नोस करने के लिए, किसी भी चीज का एनालाइज करने के लिए जो ब्लड का लिक्विड पार्ट्स लेते हैं उसमें क्लोटिंग फैक्टर्स को निकाल दिया जाता है। क्लोटिंग फैक्टर्स को क्यों निकाला जाता है? क्योंकि सपोज दैट ब्लड प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर्स रहे तो ब्लड प्लाज्मा क्या करेगा? ब्लड को क्लॉट कर देगा, जैसे ही ओपन एरिया में आएगा ब्लड क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा, ओके। तो जब ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो उस पर एक्सपेरिमेंट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा,
उस पर कोई भी टेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए किसी भी टेस्ट करने के लिए किसी भी चीज को ब्लड का जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसको निकाल दिया जाता है, सिर्फ ब्लड प्लाज्मा को ही बाहर निकाला जाता है, तो इसको बोला जाता है सेरम। ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म के सेरम में किसी खास पैथोजेन के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सेरम जिसमें खास पैथोजेन के लिए एंटीबॉडी होता है, इस सेरम को हम लोग बोलते हैं एंटी सेरम। एंटी सेरम, ओके। एंटी सेरम क्या हो गया? सेरम विच कंटेन एंटीबॉडी फॉर स्पेसिफिक पैथोजेन, दैट इज कॉल्ड एंटी सेरम। ओके, और दो टर्म सुन लीजिए, वेनम। वेनम, वेनम एक्चुअली पॉइजन होता है, पॉइजन। ओके, किसी भी स्नैक हो गया या फिर इंसेक्ट हो गया, इससे निकलने वाले पॉइजन को हम लोग वेनम बोलते हैं। ओके, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी दो तरह के होते हैं, एक होता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होता है। नॉन स्पेसिफिक टाइप मीन्स ये किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक्ट कर सकता है। कुछ इम्यूनिटी हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं जो खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन जो इम्यूनिटी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करे उसको कहेंगे इनेट इम्यूनिटी। ओके, तो इनेट इम्यूनिटी क्या हो गया? नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ओके, और ये बर्थ टाइम से ही प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ बर्थ टाइम में ही प्रेजेंट होता है, बर्थ टाइम से लेकर के जीवन तक प्रेजेंट होता है हमेशा। ओके, लेकिन ये बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की यदि हम लोग बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होता है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी मीन्स जैसे मान लीजिए हम लोग कोरोना का वैक्सीन ले चुके हैं, तो कोरोना का वायरस यदि हमारे बॉडी में अटैक करेगा तो कोरोना के वायरस के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा उसको हम लोग कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि दैट इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ओके, वहां पे हम लोग कोरोना का वैक्सीन ऑलरेडी ले चुके हैं, एक स्पेसिफिक है। ओके, वहीं पे यदि हम पोलियो का वैक्सीन नहीं लिए हैं और पोलियो का वायरस हमारे बॉडी में अटैक करेगा तो फिर हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, क्या पोलियो वायरस के अगेंस्ट हमारा बॉडी प्रोटेक्शन दे पाया? नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि हम पोलियो का वैक्सीन नहीं लिए हैं। ओके, हमारा इम्यून सिस्टम वहां पे वीक पड़ गया। तो मतलब ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी बर्थ के बाद डेवलप होता है। ओके, इट डेवलप्ड आफ्टर द बर्थ। तो दोनों एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी में एक डिफरेंस है। हम लोग पहले इनेट इम्यूनिटी को डिटेल से देख लेते हैं। जो इनेट इम्यूनिटी होता है ये बैरियर्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। हमारा बॉडी हमें इनेट इम्यूनिटी 4 तरह के बैरियर के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से 4 तरह का बैरियर होता है? तो एक होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर को ही एनाटॉमिकल बैरियर भी बोला जाता है। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा होता है सेल्यूलर बैरियर, और चौथा होता है साइटोकाइन बैरियर। ये 4 तरह के बैरियर हमारे बॉडी को इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं फिजिकल बैरियर या फिर एनाटॉमिकल बैरियर क्या होता है। जैसे हमारे बॉडी में स्किन है, स्किन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री को प्रिवेंट करेगा। तो जो स्किन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री को स्किन प्रिवेंट कर रहा है, तो दैट इज एक बैरियर का काम कर रहा है।
और ये बैरियर भले ही बैरियर है लेकिन हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री को रोक रहा है, तो ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है फिजिकल बैरियर, ओके, या फिर एनाटॉमिकल बैरियर, ओके। तो ये हो गया स्किन। स्किन के अलावे हमारे नोज में म्यूकस सेक्रेट होते हैं, और म्यूकस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने नहीं देता है अंदर एयर के थ्रू। यदि एयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पॉल्यूटेड एयर है, तो दैट इज ट्रैप्ड इन आवर नोज थ्रू द म्यूकस, ओके। म्यूकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोक रहा है, ओके। तो दैट्स व्हाई म्यूकस इज आल्सो एक्ट एज अ बैरियर व्हिच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। तो दैट्स व्हाई म्यूकस कोटिंग इज आल्सो नोन एज फिजिकल बैरियर, ओके। तो म्यूकस कोटिंग भी फिजिकल बैरियर होता है। म्यूकस कोटिंग जनरली कहाँ कहाँ पे होता है? तो जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक होते हैं, नाक से स्टार्ट होता है, ओके, और लंग्स में पहुंच जाता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस कोटिंग होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के अलावे डाइजेस्टिव ट्रैक में, जिसको हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक बोलते हैं, उसमें भी म्यूकस कोटिंग होता है, ओके। इसके अलावे यूरोजेनिटल ट्रैक में, जिससे यूरिन हम लोग पास करते हैं, ओके, तो यूरोजेनिटल ट्रैक में भी म्यूकस कोटिंग होता है। तो दिस प्रोवाइड्स अस इम्यूनिटी बाय preventing the entry of microorganism. This type of immunity is known as innate immunity and physical barrier or anatomical barrier, okay. Now we have to see physiological barrier. What is physiological barrier? फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है? फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स का फंक्शनिंग को फिजियोलॉजी बोला जाता है। तो जनरली फिजियोलॉजी के थ्रू भी हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। जैसे हमारी बॉडी में सलाइवा सेक्रेट होता है, तो सलाइवा में लाइसोजाइम होता है विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सलाइवा होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने नहीं देता है। सलाइवा छोड़िए, कभी कभी आपको रोना आ जाता है, आपको यदि मम्मी मार रही है तो आपको रोना आ जाता है, और रोते हैं तो क्या होता है? आंख से आंसू निकलता है, ओके, टीयरिंग फ्रॉम द आई। जो टीयर्स होते हैं, टीयर्स में भी लाइसोजाइम होता है, एंड टीयर्स प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो टीयर होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, मतलब हमारे आई में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने नहीं देता है। तो देखिए ये भी बैरियर का काम कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ओके। तो इसको बोला जाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, ओके। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या हो गया? सलाइवा इन आवर माउथ, ओके, टीयर फ्रॉम आवर आई। हमारे स्टोमक में एसिड सेक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस आप लोग पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं स्टोमक, उसमें HCl सेक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देता है। तो इट आल्सो प्रोवाइड्स अस इम्यूनिटी, ओके। तो दिस इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल बैरियर की तरह काम करता है, ओके। तो फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। अब हम लोग को देखना है सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर क्या होता है? ओके, हमारे बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करता है, तो ये भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसे बोला जाता है सेल्यूलर बैरियर, ओके। ऐसे सेल्स विच प्रोवाइड अस इम्यूनिटी,
और खास करके WBC या फिर ल्यूकोसाइट्स हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये हमारे बॉडी में सेलुलर बैरियर बनाता है। ओके, तो कुछ WBC है। WBC को देखने से पहले एक चीज और देख लीजिए, जो ब्लड होता है, ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लिक्विड पार्ट्स और इसी लिक्विड्स में सॉलिड पार्ट्स भी तैर रहा होता है। ये जो लिक्विड पार्ट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो कि ब्लड का 55% होता है। और इस ब्लड प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर को यदि हटा दिया जाए, क्लॉटिंग फैक्टर जैसे एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजिन, और फाइब्रिनोजिन के अलावा बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर भी होते हैं, इसको यदि हटा दिया जाए तो ब्लड प्लाज्मा को बोला जाता है सेरम। किसी भी एक्सपेरिमेंट या फिर कोई भी ब्लड टेस्ट करने के लिए हम लोग सेरम का ही यूज करते हैं। ओके, और इसी ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसको कॉर्पोसल्स बोला जाता है या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोला जाता है। इसमें मेनली 3 तरह के कॉर्पोसल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी हो गया रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे हम लोग को व्हाइट ब्लड सेल्स को देखना है, WBC। आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स, WBC का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स का स्पेलिंग की बात करें तो CO भी होता है और KO भी होता है। ल्यूको, को में CO भी होता है, KO भी होता है। ओके, दोनों चल सकता है। तो ल्यूकोसाइट्स या फिर WBC एक्चुअली 2 तरह के होते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं ये भी 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स को PMNL बोला जाता है। PMNL न्यूट्रोफिल्स का ही टाइप्स होता है और ये एक WBC होता है। ओके, और जो एग्रेनुलोसाइट्स होता है ये 2 तरह के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ये जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट भी 2 तरह का होता है, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक टी लिम्फोसाइट्स, जो कि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को बनाता है। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में। अभी हम लोग इनेट इम्यून सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इनेट इम्यून सिस्टम में सेल्यूलर बैरियर होता है। सेल्यूलर बैरियर में कौन सा WBC इन्वॉल्व होता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स और एक ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स है, इसको फेगोसाइट्स बोला जाता है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, दीज आर फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स मीन्स जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करेगा। ओके, दैट्स व्हाई न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फेगोसाइट्स। और एक होते हैं मैक्रोफेज। मैक्रोफेजेज भी फेगोसाइटिक सेल्स होता है। ओके, मतलब ये डायरेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, किसी भी पैथोजन या फिर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट किल करेगा, तो ये फेगोसाइटिक हो गए। ओके, और हमारे बॉडी में कुछ नॉन फेगोसाइटिक सेल्स भी प्रेजेंट होता है जो कि हमें इम्यूनिटी देता है। नॉन फेगोसाइटिक सेल्स में आता है नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल्स एक्चुअली लिम्फोसाइट्स का ही टाइप्स होता है। ओके, तो नेचुरल किलर सेल्स ये नॉन फेगोसाइटिक होता है, ये भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, तो इस तरह से देखिए हमारे बॉडी के सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है, तो इसको बोला जाता है सेल्यूलर बैरियर। ओके, अब देखिए एक होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, कुछ वायरस अटैक किया, तो वायरस अटैक करने के बाद किसी खास सेल को वायरस अटैक किया, तो यदि किसी खास सेल को वायरस अटैक करता है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ओके, इसके आसपास में तो बहुत सारे सेल्स होंगे,
काफी सेल्स होगा। वायरस आया, इस सेल को मान लेते हैं अटैक किया, ओके। तो ये सेल्स वायरस अटैक, जो सेल वायरस से अटैक हुआ है, ये सेल एक प्रोटीन सेक्रेट करता है, प्रोटीन, और इस प्रोटीन को बोला जाता है इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन, ओके। इंटरफेरॉन क्या होता है? हमारे बॉडी के ऐसे सेल जो वायरस से अटैक होगा, वायरस जिसको अटैक करेगा, ये सेल्स कुछ प्रोटीनियस सब्सटेंस सेक्रेट करता है। जो प्रोटीनियस सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड इंटरफेरॉन, ओके। ये इंटरफेरॉन जो सराउंडिंग सेल्स है, बगल का सेल्स है, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है, इसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द फर्दर इन्फेक्शन ऑफ वायरस, ओके। ये जो वायरस है, ये वायरस साइड वाले सेल्स को अटैक ना करे, इसके लिए इंटरफेरॉन नॉन अफेक्टेड सेल्स को हेल्प करेगा, ओके। तो यहां भी देखिए इंटरफेरॉन सेल्स को बचाने का काम कर रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। इसको बोला जाता है साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, ओके। तो ये भी इनेट इम्यूनिटी हुआ, और इनेट इम्यूनिटी का साइटोकाइन बैरियर। तो इस तरह से देखिए 4 तरह का बैरियर हम लोगों ने देखा जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो जो हमारे इनेट इम्यूनिटी होते हैं, ये 4 तरह का बैरियर से बना होता है। इसमें भी एक बात देख लीजिए आप लोग, जैसे सबसे पहले प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? हमारे बॉडी का स्किन, स्किन सबसे पहले प्रोटेक्शन देने का काम करता है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जल्दी इंटर करने नहीं देगा। स्किन के अलावा दूसरा हो गया म्यूकस, म्यूकस भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ओके। और म्यूकस के अलावा हो गया जो हमारे बॉडी में टीयर्स सेक्रेट होते हैं, सलाइवा सेक्रेट होता है, ये भी हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो मतलब डायरेक्ट मैं बोलना चाहूँ तो फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये हमारे बॉडी को पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर को फर्स्ट लाइनिंग ऑफ डिफेंस बोला जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी, ओके। ये बॉडी को पहला लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है, ओके। उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है जो सेल्यूलर बैरियर होता है, जैसे डब्ल्यूबीसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें प्रोटेक्शन कब देगा? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर कर जाएगा, ओके। तो ये सेकेंड बैरियर का काम कर रहा है, ओके, सेकेंड लाइन का काम कर रहा है। तो इसलिए साइटोकाइन बैरियर और सेल्यूलर बैरियर दैट इज इंक्लूडेड इन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ओके। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी होता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, जो कि एंटीबॉडी सेक्रेट करने का काम करता है, और एंटीबॉडी को सेक्रेट करके हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो दिस इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी। यहीं पे हमारा इनेट इम्यूनिटी की कहानी समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।